दोस्तों, मैं हूँ अमृता और ये वीडियो एक सीरीज का पार्ट है जिसका नाम है एवेन्यू 5। ये सेकंड वीडियो है और अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसकी लिंक नीचे है, जरूर देखिएगा। कहानी की शुरुआत होती है लास्ट एपिसोड के सीन से, जहां अब कैरन की वजह से शिप को 3 साल के बजाय 8 साल लगने वाले हैं अर्थ पहुंचने के लिए। इसी समय कैप्टन क्लार्क एलिना नाम के एक पैसेंजर के साथ रोमांटिक डेट पर आए होते हैं और अपने रिलेशन के बारे में बात कर रहे थे। हालांकि एलिना यहाँ पे मैरिड थी, उसके बच्चे भी थे। वो क्लार्क को इंश्योर करती है कि उसका और उसके पति चार्ल्स के बीच में अब रिलेशन नहीं रहा, वो दोनों एक साथ नहीं रहते और अर्थ पे पहुंचते ही दोनों का डिवोर्स हो जाएगा और वो क्लार्क के साथ रिलेशन रखना चाहती है। आगे वो क्लार्क को उसके बच्चों से मिलने के लिए इनवाइट भी करती है। इस बात से क्लार्क काफी खुश हो जाता है। वो इवन बच्चों को शिप की और उसके वर्क स्टेशन की टूर करवाने का प्रॉमिस भी करता है। इनकी बातें चली रही थी, लेकिन उस वक्त पूरे शिप का कम्युनिकेशन सिस्टम बंद हो जाता है, जिसके कारण क्रू जो क्लार्क को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी उसे वो पता ही नहीं चलता। अब इनके डेट के बीच में ही मैट क्लार्क को ढूंढते हुए आता है और उसकी डेट इंटरप्ट करता है। पहले तो क्लार्क मैट से भागने की कोशिश करता है, लेकिन मैट उसके पीछे ही पड़ जाता है। अब एलिना को वेट करा कि क्लार्क मैट से डिस्कस करने के लिए आता है। अब मैट उससे पूछता है कि उसने अब तक लोगों को सिचुएशन के बारे में क्यों नहीं बताया। यहाँ हमें पता चलता है कि कैप्टन ने शिप के रूट बदलने की बात और अर्थ पहुंचने में 8 साल लगने वाले हैं, ये बात पैसेंजर को बताई ही नहीं है। यहाँ क्लार्क बताता है कि जो भी पब्लिक को ये न्यूज देगा, पब्लिक उसे पकड़कर बहुत ही मारेगी, इसीलिए वो डर रहा है। मैट उसे समझाता है कि जितना देर ये न्यूज पब्लिक को बताएंगे उतना ही प्रॉब्लम आएगा और इनकी फूड सप्लाई भी लिमिटेड है, जो कि कुछ महीनों में ही खत्म होने वाली है। लेकिन क्लार्क अभी भी रेडी नहीं होता। वो बताता है कि राव जब तक कुछ अल्टरनेट सोल्यूशन नहीं निकालती तब तक वो पब्लिक को ये न्यूज नहीं देगा। इससे इनके बीच में बहस होती है, इसीलिए सभी क्रू को कॉन्फ्रेंस हॉल में बुलाया जाता है। लेकिन जेड का कुछ अलग ही चल रहा था। अपने दोस्त और पैसेंजर के साथ वो चिल कर रहा था। दरअसल वो यहाँ पे बस प्रिटेंड कर रहा था कि उसे कुछ पता ही नहीं है, ताकि बाद में वो विक्टिम कार्ड प्ले करे। अब बिली उसे मीटिंग के लिए बुलाने के लिए आती है, लेकिन यहाँ पे वो आने से मना करता है और ऐसे जताता है कि जैसे कोई इशू ही नहीं चल रहा है। अब बिली को ये समझ आता है। अब उसे कन्विंस करने के लिए वो कहती है कि हमें जल्दी अर्थ पहुंचने का सोल्यूशन मिल गया है। अब ये सुनकर जेड तुरंत भागते हुए कॉन्फ्रेंस हॉल में आ जाता है। कॉन्फ्रेंस रूम में राव बताती है कि फूड प्रॉब्लम जितनी लग रही है उससे काफी ज्यादा सीरियस है। मेन फूड सप्लाई खत्म होने ही वाला है, इसलिए ये लोग ईल नाम के एक फिश के रिसोर्स से अल्टरनेट फूड डेवलप कर रहे थे। लेकिन ईल इस वक्त प्रॉपरली रिसोर्स जनरेट नहीं कर पा रही है और डिमांड उतना फूड नहीं आ सकता। वो आगे बताती है कि मेरे पास एक सोल्यूशन है। हम पैसेंजर्स को 3 ग्रुप में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट, स्मॉल गारंटी ग्रुप, ये लोग जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इन्हें जर्नी के एंड तक फूड मिलता रहेगा। सेकेंड, डेस्टिनी ग्रुप, जिनको शिप के हाफ डेक में लॉक करेंगे और लिमिटेड फूड देंगे। ये लोग किस्मत के भरोसे रहेंगे और अगर बच गए तो ठीक, वरना मारे जाएंगे। और थर्ड, पायोनियर ग्रुप, इन लोगों को जरा भी फूड नहीं मिलेगा और आखिर में ये लोग मारे जाएंगे। अब इस अजीब प्लान के लिए कोई भी रेडी नहीं होता। क्लार्क तो भड़क जाता है और कहता है कि जब तक वो कमांड में है वो किसी को भी मरने नहीं देगा और डिसएग्री होकर मीटिंग छोड़ के चला जाता है। अर्थ में हम देखते हैं एवेन्यू शिप के बेस पर एक लाइव टीवी शो चल रहा था। ये शो काफी सक्सेसफुल हुआ था। उसका फर्स्ट सीजन कंप्लीट होकर सेकंड भी आने वाला था। आयरिस जो अब अर्थ पे कमांड संभाल रही थी, उसको एक टॉक शो में बुलाया जाता है, जहाँ पे आयरिस को एवेन्यू शिप की रियल सिचुएशन पब्लिक को बतानी थी। अब यहाँ पे एक पैसेंजर उसे सवाल करता है कि क्या शिप के पैसेंजर को शिप की दिशा बदलने के बारे में पता है। अब ये सवाल सुनकर आयरिस खुद टॉपिक को अवॉइड करती है और कुछ दूसरा क्विज और चैलेंज एक्सेप्ट करती है। वही शिप में क्लार्क बिली से मिलने साइंस डिपार्टमेंट आता है, जहाँ पे बिली इल फिश के ऊपर ही काम कर रही थी। अब क्लार्क बिली से सिचुएशन के बारे में डिस्कस करता है और आखिर में डिसाइड करता है वो लोगों को जाके शिप के ऑफ कोर्स की बात बता देगा। ऑफ कोर्स यानी जो डायरेक्शन अब बदल गया है उसकी बात, और पूरी सिचुएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, जिसमें बिली भी उसका सपोर्ट करती है और उसके लिए काफी प्राउड करती है। सेम टाइम मैट और राव नोटिस करते हैं कि कैरन का हस्बैंड फ्रैंक का लाइव कुकिंग शो चल रहा था। ये शो शिप के लगभग सभी पैसेंजर देख रहे थे, जिससे फ्रैंक काफी फेमस हो गया था और लोगों पे उसका काफी अच्छा इन्फ्लुएंस होता है। इन्हें आइडिया आती है कि क्यों ना शिप के ऑफ कोर्स जाने की बात फ्रैंक के जरिए ही लोगों को बता दे। एक फैमिलियर फेस के कारण लोग ज्यादा भड़केंगे नहीं, इसीलिए राव और मैट फ्रैंक से मिलने जाते हैं।
वहाँ जाने पर इनको पता चलता है कि फ्रैंक ने कैरेन को पिछले काफी दिनों से रूम में बंद करके रखा है, उसको बाहर जाने की इजाजत ही नहीं है। फ्रैंक को लग रहा था कि कैरेन की वजह से ही सिचुएशन और बिगड़ जाती है और पब्लिक को अगर पता चलता है कि इसका कारण कैरेन है तो वो उसे ही मारने आएंगे। अब राव यहाँ पे फ्रैंक को समझाती है कि वो उसे ऐसे पकड़कर नहीं रख सकता। ये सब चल रहा था तभी मैट क्लार्क को ढूंढकर उसे ये सारी सिचुएशन बताता है। अब ये दोनों भी जा रहे थे तभी रास्ते में क्लार्क को एलिना मिलती है, जो उसके बच्चों को लेकर क्लार्क से ही मिलने आ रही थी। एज प्रॉमिस्ड क्लार्क को उसका वर्क स्टेशन टूर करवाना था, लेकिन क्लार्क बिजी था, सो वो स्पाइक नाम के एक आदमी को इसका वर्क स्टेशन टूर करवाने बोलता है और खुद कैरेन के यहाँ जाने निकलता है। तो यहाँ अर्थ पे आयरिस को देखते हैं जो मिशन कंट्रोल आती है, जहाँ उसे पता चलता है कि गवर्नमेंट एजेंट ने पूरे मिशन रूम को कंट्रोल कर लिया है। इन एजेंट के थ्रू हमें पता चलता है कि शिप का कम्युनिकेशन जो बंद हुआ था वो आयरिस और जेड के कहने पर ही हुआ था। अब ये एजेंट कम्युनिकेशन को फिर से ऑन करते हैं और अब आयरिस तुरंत जेड को कांटेक्ट करती है और यहाँ की सिचुएशन बताती है। लेकिन इस वक्त जेड बाकी कुछ पैसेंजर के साथ होता है, जिसके कारण अब उन लोगों को भी सिचुएशन के बारे में पता चल जाता है। तो दूसरी जगह स्पाइक एलिना और बच्चों को लेके कंट्रोल रूम में आता है। अब देखते देखते एक्साइटमेंट में ये बच्चे कंट्रोल पैनल का रैंडम बटन दबा देते हैं। बिली तुरंत बच्चों को पैनल से दूर करती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। शिप का ट्रैवलिंग रूट फिर से मॉडिफाई हो जाता है, जिसके कारण अब शिप पास के ही एक स्टार के काफी नजदीक से पास होने वाली थी, इतने पास से कि जिसके कारण हाई टेम्परेचर से पैसेंजर भी मर सकते थे। अब ये रूट भी लॉक हो जाता है, जिसके कारण शिप कोई भी नहीं रोक सकता था। तो यहाँ दूसरी जगह पे क्लार्क को देखते हैं जो शिप में लाइव मैसेज दे रहा था। वो पब्लिक को शिप के दिशा बदलने और उन्हें 8 साल लगने वाले हैं ये बात बताने ही वाला था कि उतने में वहाँ पे बिली आकर उसको बताती है कि शिप पास के ही स्टार से गुजरने वाली है, इतने क्लोज से जाएगी तो शायद पैसेंजर मर सकते हैं, हमें तुरंत कुछ करना होगा। अब क्लार्क लाइव था, सो उसके साथ ये न्यूज सारे पैसेंजर सुन लेते हैं और सब जगह भगदड़ मच जाती है। ये लोग तुरंत क्रू मीटिंग बुलाते हैं, जहाँ पे बिली ये सिचुएशन सबको बताती है। उन्हें समझ आता है कि शिप का पिछला हिस्सा ज्यादा हीट प्रोटेक्टिव है, सो अगर सारे पैसेंजर्स क्रू के पीछे चले गए तो सभी लोग बच सकते हैं। इसीलिए सारे पैसेंजर्स को ये लोग अब पिछले हिस्से लेकर जाने लगते हैं। वही क्लार्क एलिना को हेल्प करने के लिए उसके रूम आता है, लेकिन वहाँ पे वो एलिना और उसके पति चार्ल्स को देखता है, जो दोनों भी क्लोज थे। ये देखकर वो काफी सरप्राइज और फ्रस्ट्रेट हो जाता है, यानी कि एलिना उससे अब तक झूठ कह रही थी, लेकिन इनके पास समय कम था, इसीलिए क्लार्क इनकी मदद करने लगता है। इसके बाद ये लोग एक एक करके सभी पैसेंजर की हेल्प करते हैं। मैट और क्लर्क को भी एक ऐसा पैसेंजर मिलता है जो अभी भी आराम से अपने कमरे में चिल कर रहा था। वो कहता है कि वो इतना कोल्ड और चिल है कि कोई भी स्टार अपने गर्मी से उसे मार नहीं सकता। ये सब नॉनसेंस सुनकर क्लार्क भड़क जाता है और फिर फायर एक्सटिंग्विशर से उस आदमी को धमकाने लगता है। यहाँ पे बिली को रियलाइज होता है कि इतने टेम्परेचर में से जो एल्स ये फिश है वो भी मारे जाएंगे, और अगर वो मरे तो फूड का सप्लाई भी खत्म हो जाएगा। इसीलिए एक एक करके उन फिशेस को भी ये लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब अर्थ पे भी ये न्यूज लीक होती है कि शिप अब एक स्टार के पास से गुजरने वाली है। अब इसके बाद भी आयरिस एक टॉक शो पर आती है, लेकिन इस बार उसे जैसा रिस्पॉन्स चाहिए वैसा नहीं मिलता। वो सोचती है कि यहाँ पे टाइम और पैसे बर्बाद करने से अच्छा क्यों ना एवेन्यू पे बेस्ड टीवी शो को ही खरीद ले, जिसकी स्क्रिप्ट मॉडिफाई करके ये एक्चुअल सिचुएशन लोगों को दिखा सकती है। इसीलिए वो टीवी शो के राइट्स जुड़ के कंपनी के बिहाफ में खरीद लेती है। इसी के साथ टॉक शो में वो जोरो नाम के एक लड़की से मिलती है, जो एवेन्यू शिप में मारे गए एक क्रू की बहन थी। सो आयरिस टीवी शो पर जोरा को उसकी सिस्टर का रोल प्ले करने देती है। तो यहाँ शिप में सारे लोग और फिश सेफली पीछे के कंपार्टमेंट में ट्रांसपोर्ट होते हैं। यहाँ पे उनके बचने के चांसेस ज्यादा थे, लेकिन गारंटी नहीं थी। इसी बीच में बिली को एक टनल मिलता है, जिसका टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से 20 सेल्सियस कम था, लेकिन वही सिर्फ 300 लोग रह सकते थे। सो ये डिसाइड करते हैं कि वहाँ पे सिर्फ सारे फिशेस, बच्चे और औरतें और इम्पोर्टेंट लोगों को ही दिया जाएगा। क्लर्क जैसे ही ये न्यूज अनाउंस करता है, सभी लोग उसके साथ टनल में जाने के लिए भाग पड़ते हैं। इसी भागा दौड़ी में क्लर्क एलेना और बच्चों को अंदर लाने जाता है, लेकिन धक्का बुक्की में चार्ल्स भी अंदर खींचा जाता है और एलेना बाहर रह जाती है। उसी तरह फ्रैंक को अंदर एंट्री मिलती है और कैरेन बाहर रह जाती है। मैट खुद डिसाइड करता है कि वो बाहर रुकेगा, तो वही जूड भी अपने दोस्तों को छोड़कर अकेला अंदर जाता है। इसके बाद ये लोग उन टनल्स का डोर क्लोज कर देते हैं
अब कुछ घंटों के बाद शिप उस स्टार के पास से आती है। बिली टनल से पूरी शिप का टेम्परेचर मॉनिटर कर रही थी, तो वही बाहर मैट लोगों को हौसला दे रहा था। देखते देखते कुछ समय बाद शिप स्टार सिस्टम से पास होकर निकल जाती है। टनल में सभी लोग सेफ थे। डोर ओपन करने पर देखते काफी लोगों की हालत खराब हो गई थी, लेकिन सभी लोग जिंदा हैं। सब नॉर्मल होने के बाद शिप वापस ओल्ड रूट से अर्थ पे जाने लगती है, यानी कि इन्हें 8 साल लगने वाले थे। लेकिन इनकी प्रॉब्लम इतनी जल्दी थोड़ी ना खत्म होने वाली थी। बिली नोटिस करती है कि इल फिश अब रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। सिस्टम चेक करने पर पता लगता है कि उस स्टार के ग्रेविटेशनल पुल से इल की जो टैंक और मेंटेन सिस्टम था वो मैल फंक्शन हुआ है। बिली अकेले ही इसे फिक्स नहीं कर पाएगी। अब सोल्यूशन ढूंढते ढूंढते इनको रडार पे नियर बाय स्पेस स्टेशन दिखाई देता है। ये लोग जब चेक करते हैं तो पता चलता है कि ये मिलिट्री बेस है, जहाँ पे मे भी इनको एक हेल्प मिल सकती है। इसलिए ये लोग उस मिलिट्री बेस पर जाने निकलते हैं। सबसे पहले क्लार्क, मैट, बिली और स्पाइक उस स्पेस स्टेशन में चेक करने जाते हैं। अब उस मिलिट्री स्टेशन पे और भी लोग थे जो इनका काफी वार्म वेलकम करते हैं। इस स्टेशन के हैबिटेट लोग भी काफी अच्छे थे, जो इन्हें फूड और मेडिकल सप्लाई भी देते हैं। दरअसल ये लोग काफी सालों से यहीं पे सेटल थे। पूरा स्पेस स्टेशन वेल मेंटेन एंड ऑर्गेनाइज था। अब सब ठीक है, इसीलिए क्लार्क बाकी क्रू को यहाँ पे बुलाता है। सभी लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करने लगते हैं। बिली को वेल नाम का एक आदमी मिलता है जो फिजिसिस्ट था। वो पॉड फिक्स करने में बिली की हेल्प करने के लिए रेडी होता है। तो वही वेल और स्पाइक की भी दोस्ती हो जाती है। वही फ्रैंक को नेथन नाम का एक आदमी मिलता है। अब फ्रैंक नेथन को अपने कुकिंग शो में इनवाइट करता है और शिप में लेकर जाता है। इनके साथ जेड भी फ्री का फुटेज खाने के लिए शो में ज्वाइन करता है। अब यहाँ पे राव इन लोगों का बैकग्राउंड डेटा चेक करती है और ये पता लगता है कि ये आर्मी बेस नहीं बल्कि स्पेस प्रिजन है, और ये सारे लोग नॉर्मल सिटीजन्स नहीं बल्कि वर्ल्ड के काफी खतरनाक क्रिमिनल्स है। इन लोगों को इनह्यूमन एक्ट और बिहेवियर के लिए अर्थ से तड़पने के लिए स्पेस प्रिजन में छोड़ दिया था। इनको जिस लेडी ने वार्म वेलकम किया था वो एक्चुअली एनिमल अब्यूजर थी और उसने काफी एनिमल्स को मारा है। दूसरी ओल्ड लेडी थी, वो तो सीरियल किलर थी, उसने अपने फैमिली को ही मारा था। वही फिजिसिस्ट वेल ये चाइल्ड अब्यूजर था। नेथन जो कुक था वो कोई नॉर्मल कुक नहीं था बल्कि ह्यूमंस को कुक करता था, यानी कि वो कैनिबल था। इन शॉर्ट पूरा स्टेशन सारे साइकोपैथ से भरा हुआ था। राव तुरंत सभी क्रू को इसके बारे में बताती है। ये सुनकर इनके होश ही उड़ जाते हैं। ये इतने आराम से साइकोपैथ लोगों के बीच में बैठे हैं। अब मौका देखकर क्रू भागने की कोशिश करता है। वही क्रिमिनल्स इनको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कैसे तैसे ये लोग अपने शिप में वापस आ जाते हैं। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम थी, उनको पॉड फिक्स करने के लिए फिजिसिस्ट वेल की जरूरत थी। लेकिन एक क्रिमिनल को शिप में लाने के लिए कोई भी राजी नहीं होता। लेकिन फर्स्ट टाइम जेड को एक हेल्पफुल आइडिया आता है। ये लोग शिप और स्टेशन के डोर में कंटेनर पाथवे बनाते हैं और वेल को एक बॉल में डाल के शिप में लाते हैं, जिससे बाकी क्रिमिनल शिप में नहीं आ सकते और वेल भी भाग नहीं सकता। अब वेल को सीधा पॉड के यहाँ पे लाया जाता है, जहाँ पे बाकी लोगों की निगरानी में वो बिली के साथ पॉड फिक्स करता है। लेकिन पॉड फिक्स होने के बाद वो वापस जाने से मना करता है और इन्हें धमकाने लगता है। लेकिन ये सभी लोग फिर से उसे बॉल में डाल के उनके प्रिजन स्टेशन में ढकेल देते हैं और पैसेज ही बंद कर देते हैं और शिप लेकर तुरंत वहाँ से निकल जाते हैं। सभी लोग चैन की सांस लेते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं और जब शिप के हॉल में आते हैं तब उन्हें पता चलता है कि वो कैनिबल नेथन, जिसे फ्रैंक ने कुकिंग शो में बुलाया था, वो अभी भी शिप में ही है। और इधर ही ये एपिसोड खत्म होता है। अब यहाँ पे अर्थ पर जेड के मिशन कंट्रोल को अब गवर्नमेंट एजेंट्स कंट्रोल कर रहे थे। आइरिस को लग रहा था कि ये लोग कुछ बात छुपा रहे हैं, इसीलिए वो एक एजेंट को बातों बातों में ड्रग्स देती है और उससे असली बात बुलवाती है। उसे पता चलता है कि अर्थ पर लिथियम मटेरियल पूरा खत्म हो चुका है, जो मेन एनर्जी सोर्स है, और इसी कारण गवर्नमेंट एवेन्यू शिप को बचाने में इम्पोर्टेंस नहीं दे रही है। उनको कुछ भी पड़ी नहीं कि पैसेंजर के साथ क्या हो रहा है। अब ये पता लगने पर आइरिस तुरंत जो भी इम्पोर्टेंट रिसोर्सेस और इक्विपमेंट है वो लेकर रॉकेट में बैठकर एवेन्यू शिप में आने के लिए निकलती है। देखते देखते कुछ महीनों के बाद वो फाइनली एवेन्यू शिप तक आ पहुंचती है। सेम टाइम शिप में एल्स जो फिश रहते हैं उनका टैंक फिक्स हो चुका था और इनको पता चलता है इनके शिप में कैनिबल नेथन भी था। वही बाकी के पैसेंजर और क्रू भी अभी अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे थे। लेकिन क्लार्क एज कैप्टन रिलैक्स नहीं हो सकता था, क्योंकि उसे उस कैनिबल नेथन को पकड़ना था।
अब बिली सजेस्ट करता है कि हमें शिप को लॉकडाउन कर देना चाहिए और 1 बाय 1 कंपार्टमेंट में नेथन को ढूंढना होगा। अब यहाँ पे क्लार्क बिना कुछ सोचे समझे ये आइडिया अपना लेता है और पूरे शिप को लॉकडाउन घोषित कर देता है। अब इस लॉकडाउन के कारण काफी सारे पैसेंजर्स जो डाइनिंग हॉल में थे वो उस समय वहीं पर ट्रैप हो जाते हैं। तो फ्रैंक बाकी कुछ पैसेंजर के साथ स्पा रूम में था। मैडस, जूड और आइरिस इनका कैबिन तो लॉक हो जाता है। एलिना, उसकी बेटी, उसकी फ्रेंड पैमेला, मैट और वही कैनिबल नेथन भी एक कैबिन में लॉक हो जाते हैं और ऐसे ही बाकी सारे पैसेंजर जहां पर थे वहीं पर लॉक हो जाते हैं। अब पूरा लॉकडाउन होने के बाद बिली और क्लार्क डेटा सेंटर आने लगते हैं। यहाँ पे क्लार्क राव को बताता है कि पूरे शिप में मैसेज डाल दो कि सब कुछ नॉर्मल है। मेंटेनेंस के लिए उन्हें कुछ समय के लिए लॉकडाउन किया है और कुछ ही देर में सारे डोर्स ओपन हो जाएंगे। लेकिन राव ने कभी पब्लिक से इंटरेक्शन किया नहीं था जिससे वो नर्वस थी। उसी के साथ उसे कंट्रोल पैनल का सिस्टम भी ऑपरेट करना नहीं आता था। अब वो सिस्टम ओपन करके मैसेज देती है। अब कैमरा तो लाइव था जिससे सभी लोग उसे देख रहे थे, लेकिन उसने गलती से कैमरा को म्यूट पर डाल दिया था जिससे कोई भी उसे सुन नहीं सकता। इनफैक्ट सारे मैसेज डिलीवर करने के बाद कैमरा बंद करने के बजाय वो गलती से अनम्यूट का बटन दबा देती है। फिर वो क्लार्क को बताती है कि उसने मैसेज अनाउंस कर दिए है, किसी को भी शिप में कैनिबल है ये पता नहीं चलेगा। लेकिन ये मैसेज सभी लोग सुन लेते हैं और पूरे शिप में भगदड़ मच जाती है। सभी लोग डोर ओपन करने के लिए चिल्लाने लगते हैं। अब कैरन को फिर से चांस मिलता है लोगों को इन्फ्लुएंस करने का और फेमस होने का। वो लोगों को शांत करवाती है, लेकिन आगे उसको कैनिबल के बारे में जो पता है वो बताने के बजाय अपनी ही बातों में इन्फ्लुएंस करने लगती है। दूसरी जगह मैट, एलेना, पैमेला और नेथन सब लोग शांति से अपने लाइफ के किस्से एक दूसरे को बता रहे थे। नेथन भी उसके लाइफ के बारे में उन लोगों को शेयर करता है और बताता है कि उसने लाइफ में काफी गलत काम किया है लेकिन वो अब सुधर गया है। तो यहाँ क्लार्क और बिल डेटा रूम में आकर फुटेज चेक करने लगते हैं, लेकिन यहाँ आने पर उनको रियलाइज होता है कि उनको पता ही नहीं है कि नेथन दिखता कैसे है, क्योंकि किसी ने भी उसे देखा नहीं था सिवाय फ्रैंक, कैरन और जेड के। सो ये लोग जेड को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस वक्त जेड गवर्नमेंट एजेंट से मीटिंग कर रहा था। अर्थ पे लिथियम मटेरियल खत्म हुआ है, ये बात गवर्नमेंट ने पब्लिक से छुपाई है। इस बात को लेके जेड गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करने लगता है कि गवर्नमेंट उसको हेल्प करे वरना ये न्यूज वो पब्लिक कर देगा। अब अर्थ के जो एजेंट होते हैं वो 30 मिनट का टाइम मांगते हैं अपने सुपरवाइजर से डिस्कस करने के लिए, लेकिन 30 मिनट के बाद एजेंट का कोई भी मैसेज नहीं आता। ये देख पैनिक होकर जूड एक बोल्ड मूव लेता है और अर्थ पे एवेन्यू टीवी शो चल रहा था उसके थ्रू पब्लिक में न्यूज बता देता है। यानी अब गवर्नमेंट से एवेन्यू 5 को जो हेल्प मिलने वाली थी वो भी जेड गवा देता है। अब यहाँ डाइनिंग हॉल में कैरन की स्टूपिड आइडिया से लोग इरिटेट हो रहे थे, वो कुछ भी हेल्प नहीं कर रही थी। जब लोगों को पता चलता है कि कैरन को कैनिबल के बारे में जानकारी है लेकिन इतने टाइम से उसने कुछ भी नहीं बोला, तो इस बात से पब्लिक उसके ऊपर बहुत ही भड़क जाती है। तो यहाँ पर जेड रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था तो बिली फ्रैंक की हेल्प लेने के लिए जाती है। बार रूम में आने पर देखती है इस के लोग फ्रैंक को ही कैनिबल समझकर उसको टॉर्चर कर रहे थे। तभी बिली आकर उनका डाउट क्लियर करती है और फ्रैंक को अपने साथ डेटा रूम में लेकर आती है जहाँ पे फ्रैंक नेथन को आइडेंटिफाई करता है। अब यहाँ क्लार्क को रियलाइज होता है कि नेथन इस वक्त एलिना के साथ है, जिसे क्लार्क तुरंत उनके रूम में जाने निकलता है। यह रूम में सभी लोग नेथन की लाइफ स्टोरी से इम्प्रेस हो चुके थे और वो अब एक उसे अच्छा पर्सन मानते हैं। अब इसी बातों के दरमियान क्लार्क गार्ड के साथ वहाँ आता है और नेथन को पकड़ लेता है। वही दूसरी जगह डगलस नाम का एक पैसेंजर रॉकेट लॉन्च पैड में था लॉकडाउन के कारण। अब भागते हुए उसका पैर एक डोरवे में अटक जाता है और वो जख्मी हुआ था। वही रॉकेट की पायलट उसकी हेल्प कर रहा था। अब गार्ड्स को लगता है कि ये पॉल यानी पायलट ही कैनिबल है और वो डगलस पर हमला कर रहा है, इसीलिए पॉल उस पायलट को ये लोग पकड़ लेते हैं। अब क्लार्क इरिटेट होकर कंट्रोल रूम में आता है जहाँ पे बिल और राव भी थे। क्लार्क काफी भड़का हुआ था क्योंकि एक के बाद एक सिचुएशन खराब होते जा रही है। इनको पता नहीं था कि कम्युनिकेशन सिस्टम अभी ऑन है और इनकी सारी बातें पब्लिक सुन रही है। यहाँ पे क्लार्क गुस्से में सभी प्रॉब्लम्स बड़बड़ाने लगता है कि शिप को अर्थ जाने में 8 साल लगने वाले हैं, इनके पास फूड सप्लाई खत्म होने वाला है और सभी लोग जल्दी ही मरने वाले हैं। इवन गवर्नमेंट भी इन्हें इग्नोर कर रही है और अब शिप में एक क्रिमिनल भी है। ये बातें सारे पैसेंजर सुन लेते हैं और सभी लोग दंगे करना शुरू कर देते हैं। तो वही काफी सारे लोग प्रोटेस्ट करके कंट्रोल रूम में आने लगते हैं।
अब क्लार्क बाहर आकर सबसे माफी मांगता है, लेकिन लोगों को इसकी माफी नहीं चाहिए थी। तो यहाँ पे आइजैक नाम का पैसेंजर लोगों को भड़काने लगता है कि यहाँ पर हमें कोई भी कंट्रोलिंग क्रू नहीं चाहिए, एक डेमोक्रेसी चाहिए। और सभी लोग अग्री भी हो जाते हैं और जोर जोर से डेमोक्रेसी के नारे लगाने लगते हैं। सो लोगों के डिमांड पर आइरिस शिप के करंट हेड जेड और क्लर्क को एक कार्गो रूम में बंद कर दे है। अब यहाँ अर्थ पे जो एजेंट्स रहते हैं उन्हें सेकंड प्रेसिडेंट बुलाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि सेकंड प्रेसिडेंट टॉप 3 बिजनेसमैन हैं, बेथ बेसोस, माइक ज़करबर्ग और डस्टी मस्क, जो इस पूरी दुनिया को चलाते हैं। ये लोग अपने एजेंट को ऑर्डर देते हैं वो लिथियम वाले इशू पे काम करे। और रही बात एवेन्यू शिप की, तो जेड ने खुद ही पब्लिक में न्यूज लीक कर दी है, इसीलिए अब एवेन्यू शिप को रॉकेट से उड़ाने का ऑर्डर देते हैं। एजेंट्स को तो पहले यकीन नहीं होता, लेकिन सच में इन्हें ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ते हैं और उन्हें एक रॉकेट फायर करना पड़ता है शिप को डिस्ट्रॉय करने के लिए। अब शिप में इनकी डेमोक्रेसी कुछ अच्छी चलती नहीं है और सब कुछ गड़बड़ होने लगता है, क्योंकि सभी लोग अब अपना अपना ओपिनियन रखने लगते हैं, जिससे इनमें झगड़े होने लगते हैं। ये देख आइरिस सभी लोगों को सजेस्ट करती है कि डेमोक्रेसी से कुछ नहीं होगा, हमें ऐसा कोई चाहिए जिसका सभी चीजों पे कंट्रोल है, हमें डिक्टेटर चाहिए। मीनवाइल हम क्लार्क और जेड को देखते हैं, जो काफी अच्छा समय बिता रहे थे। दोनों भी रिलैक्स करके एक दूसरे से चिट चैट कर रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पे एलिना आती है और इन दोनों को भी फ्री करवाती है। अब जेड और क्लार्क तुरंत हॉल में आ जाते हैं। क्लार्क आके सब लोगों को बताता है अगर उन लोगों को डेमोक्रेसी चाहिए तो इलेक्शन करवाओ, अपने अपने कैंडिडेट्स लाओ। यहाँ पे आइजैक, नेथन द कैनिबल, फ्रैंक, मैट, राव, बिली, मैट्स, ये सभी लोग कैंडिडेट आगे आते हैं। फिर इलेक्शन प्रिपरेशन स्टार्ट होता है। सभी कैंडिडेट्स लोगों को अपने विचार और आइडियोलॉजी बताते हैं। अब यहाँ पे सभी कैंडिडेट्स में से सिर्फ नेथन ही था जो कैनिबल और क्रिमिनल होने के बावजूद लोगों को उस पे विचार और उसकी आइडियोलॉजी अच्छी लगती है। उसकी वोटिंग बाकी कैंडिडेट से भी ज्यादा आती है। अब इस बात से क्रू और क्लार्क परेशान थे कि अगर क्रिमिनल जीत गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन बाकी सभी कैंडिडेट्स इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे। अब क्लार्क आइजैक को देखता है जो सैड होकर कोने में बैठा था। अब क्लार्क उसे चेयर अप करके स्पीच देने के लिए भेजता है, लेकिन यहाँ पे खुद को बेटर कैंडिडेट बताने के बजाय वो क्लार्क को ही नया लीडर अनाउंस करता है। और वो अच्छा लीडर क्यों हो सकता है ये वो पब्लिक को बताने लगता है, लेकिन अब पब्लिक को रियलाइज होता है कि क्लार्क ही बेटर था। फिर सभी लोग उसी को वोट करने लगते हैं और देखते ही देखते उसे 86% का अप्रूवल मिलता है। आगे क्लार्क को सुप्रीम लीडर ऑफ शिप अनाउंस कर देते हैं और क्लार्क को एक्चुअल डिक्टेटर जैसा मेकओवर करते हैं। शिप में सभी जगह उसके पोस्टर लगाए जाते हैं, सभी लोग उसे आते जाते सल्यूट करने लगते हैं। वही दूसरी जगह मैट और उसके कुछ सपोर्टर थे जो शिप में रिबेलियन बनाते हैं क्लार्क के खिलाफ, और वो उसे लीडर नहीं मानते। आइरिस अब क्लार्क के हेड सिक्योरिटी थी। वही बिली जूड पे नजर रख रहा होता है और मेक श्योर करने की जेड फिर से अर्थ पे उस एजेंट को कांटेक्ट करके हेल्प बुलाए, लेकिन जूड हेल्प मांगने के लिए रेडी नहीं था। वही क्लार्क की लीडर वाली सारी बातें लाइटली ले रहा था, लेकिन सभी लोग काफी सीरियस थे। इसलिए आइरिस सजेस्ट करती है कि शिप में सीक्रेट पुलिस फोर्स बना दी जाए, लेकिन क्लार्क की आइडिया रिजेक्ट करता है। वही लैब में अब स्पाइक मेट्रॉइड नोटिस करता है। स्कैन करने पर लगता है कि इस मेट्रॉइड में लिथियम इस मटेरियल का काफी सप्लाई है। अब राव ये न्यूज तुरंत क्लार्क को बताती है, लेकिन जेड फिर भी एजेंट को कांटेक्ट करने के लिए रेडी नहीं था। अब क्लार्क बाहर राउंड अप कर रहा था तब वो नोटिस करता है कि पैसेंजर्स एवेन्यू का ही टीवी शो देख रहे हैं, जिसमें एक्चुअल क्लार्क को एज अ हीरो दिखाया गया है और लोग इन बातों से ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे थे। लेकिन क्लार्क को ये शो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। शो में जोरा का कैरेक्टर जिसने प्ले किया था उसकी एक्टिंग बहुत ही खराब थी। सो क्लार्क कैजुअली बोलता है कि इसके इतने खराब एक्टिंग के लिए उसे मौत की सजा देते हैं एज अ जोक। लेकिन आगे वहाँ शूटिंग के दौरान उस एक्टर की स्टेज से गिरने के कारण मौत हो जाती है और ये न्यूज सभी लोग देखते हैं, जिससे लोग अब क्लार्क से और भी डरने लगते हैं और उसे सच में इविल डिक्टेटर समझने लगते हैं। यह रिबेलियन मैट हॉस्पिटलाइज हुआ था अपनी इमेज अच्छी करने के लिए, और इनका झगड़ा मिटाने के लिए क्लार्क मैट से मिलने जाता है और अपना इशू क्लियर करते हैं और फिर से पैचअप होता है। दोनों का झगड़ा खत्म हुआ है, दोनों बाहर आते हैं, लेकिन तभी कोई मैट को क्रॉसबो से एरो मार देता है, जिससे अब पब्लिक को यही लगता है कि ये भी क्लार्क ने किया है उसका रिबेलियन और कंपटीशन खत्म करने के लिए। इसके लिए सबऑर्डिनेट्स और पैसेंजर में क्लार्क का डर और भी बैठ जाता है।
अब नेक्स्ट एवेन्यू टीवी शो का फाइनल था। सभी लोग फैंसी ड्रेस में फिनाले देखने बैठे थे। तो जेड फाइनली एजेंट को कांटेक्ट करता है और उन्हें बताता है कि उन्हें एक मेट्रॉइड मिला है जिसमें लिथियम है। ये लोग अर्थ को लिथियम सप्लाई करेंगे और इसके बदले में गवर्नमेंट इनको बचाने का रेस्क्यू मिशन लॉन्च करेगी। लेकिन एजेंट यहाँ पे बोलते हैं कि हेल्प और रेस्क्यू के लिए अब बहुत देर हो चुकी है। उसने जो न्यूज लीक की थी उसके कारण गवर्नमेंट ने इनके शिप को रॉकेट से उड़ाने का प्लान किया है और इन्होंने रॉकेट कैंसिलेशन का प्रोग्राम भी ऐड नहीं किया है। तो यहाँ टीवी शो के फाइनल एपिसोड में भी यही दिखाते हैं कि अर्थ से एक रॉकेट लॉन्च हुआ है और उस रॉकेट से एवेन्यू शिप पूरी तरीके से ब्लास्ट हो जाती है। सभी लोग मारे जाते हैं। शो के एंड स्क्रीन में इवन इन लोगों का मेमोरियल नेम भी दिखाया जाता है एज अ रेस्ट इन पीस। अब तक ये शो शिप में जो भी कुछ हो रहा था उस पर बेस्ड था। सो इस एंडिंग को देख शिप के सारे लोग पैनिक होने लगते हैं और फिर से सारा माहौल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। ये देख क्लार्क आइरिस को ऑर्डर देता है कि पैनिक रोकने के लिए सीक्रेट पुलिस एक्टिवेट करे और ये एपिसोड यही खत्म होता है। अब इस सीरीज के अगले एपिसोड में हम देखते हैं डिस्ट्रक्शन मिसाइल अब इनको कभी भी टकराने वाली थी, लेकिन आइरिस ने सीक्रेट पुलिस भेजकर सारे लोगों को शांत कर दिया था। अब बोर्ड मेंबर्स बैठ के सोचने लगते हैं कि आखिरकार इस खतरे से कैसे बचे। तभी जूड बताता है कि इस शिप को दरअसल 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है, यानी कि इस पूरे एक शिप में दरअसल 2 अलग अलग शिप्स हैं। वो कहता है कि मिसाइल सिर्फ हीट वाली चीजों को फॉलो करेगी और अगर हम आगे वाले शिप में शिफ्ट हो जाए तो पिछला हिस्सा अलग हो जाएगा और हम बच सकते हैं। इससे शिप के पीछे जो लोग होते हैं वही मारे जाएंगे। अब यहाँ पे क्लार्क बिना मिसाइल की इन्फॉर्मेशन दिए सबको अनाउंस करता है कि सभी पैसेंजर्स और सभी लोगों को आने वाले 24 घंटों के लिए एआई सिस्टम जज करेगा और सबसे बेस्ट 3000 लोगों को शिप के फ्रंट पार्ट में शिफ्ट किया जाएगा, जहाँ पे वे लोग लग्जरी लाइफस्टाइल जिएंगे। और इसी के साथ वो सिस्टम हर एक इंसान का जजमेंट शुरू कर देता है। अब सभी यहाँ पे क्लूलेस थे, किसी को भी कुछ पता नहीं था कि ये जजमेंट क्यों हो रहा है, लेकिन सबके वॉच में उनके पॉइंट शो करने लगते हैं। यहाँ डैगर नाम का एक पैसेंजर था जो अपने रूम में आर्ग्यूमेंट कर रहा था और वो कॉन्स्टेंटली अपने पॉइंट्स लूज कर रहा था। वही मिया नाम की एक औरत प्रेग्नेंट थी और वो एक बेबी को जन्म देने वाली थी, इसीलिए उसके पास ऑलरेडी काफी पॉइंट्स होते हैं। दूसरी तरफ कैरन इस बात से परेशान थी कि जब फ्रैंक ने उसे सिस्टम चेकिंग के लिए बुलाया तब क्लार्क ने उसे कोई भी बात नहीं की, यानी कि उसके पॉइंट्स निगेटिव में जाएंगे। इसीलिए वो खुद के लिए तसल्ली करना चाहती थी कि क्लार्क उसकी परवाह करता भी है या नहीं। लेकिन फ्रैंक उसे बताता है कि क्लार्क उसके साथ कोई भी बातचीत नहीं करना चाहता और ये बताने के लिए उसे सिस्टम से पॉइंट्स मिलते हैं क्योंकि वो सच कह रहा था। अब इससे कैरन बहुत ही दुखी होती है और वो क्लार्क का एक तरह से पहराव बनाती है और एआई सिस्टम के सामने आती है। अब ये सिस्टम इतना ढीला होता है कि वो कैरन को ही क्लार्क समझने लगता है और शिप के सारे ऑडियो फाइल्स का एक्सेस उसे दे देता है। तो यहाँ क्लार्क अभी भी एलेना को पसंद करता था और इसीलिए उसे बचाना चाहता था, लेकिन एलेना अपने फैमिली को बचाना चाहती थी। इसीलिए अब क्लार्क, एलेना, उसके पति चार्ल्स और बच्चों को लेकर एक अच्छे रेस्टोरेंट में आता है। कैमरास भी लगे हुए थे। अब डिनर के टाइम उनके पॉइंट्स और भी बढ़ने लगते हैं और इसी तरह उन्हें बचाया जा सकता था। उनका स्कोर भी बढ़ने लगता है। अब वो लोग डिनर के टाइम अपनी डिफिकल्ट प्रॉब्लम पर डिस्कस करने लगते हैं और एलेना भी डिस्क्लोज करती है कि वो सच में दोनों से प्यार करती है और कंफ्यूज है किसको चुने, लेकिन वो गलत सोच रही होती है जिसकी वजह से उसके पॉइंट्स कम होने लगते हैं। लेकिन क्लार्क को समझ आता है कि अगर ये डिनर अच्छे से नहीं हुआ तो इन्हें पीछे के कंपार्टमेंट में भेज दिया जाएगा, इसलिए वो इशारे करने लगता है। अब उसका यह अजीब बर्ताव देखकर एलेना क्लार्क को सच बताने के लिए फोर्स करती है, लेकिन बहुत सारे झूठ बोलने के बाद क्लार्क खुद अपने पॉइंट्स लूज करने लगता है, जिसके कारण अब वो फाइनली एलेना को सच बता देता है कि ये एक पॉइंट सिस्टम है। लेकिन अब सच बोलने के बावजूद भी क्लार्क के पॉइंट कम होते जा रहे थे। अब ये देखकर क्लार्क बहुत ही हैरान हो जाता है और वो जानना चाहता था कि आखिरकार शिप के लैब में चल क्या रहा है। अब स्पाइक और बिली अपने पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। स्पाइक जोक क्रैक कर रहा था जिसकी वजह से उसके पॉइंट्स बढ़ रहे थे, वही बिली सेकंड पोजीशन में थी।
लेकिन वो सेकंड नंबर से सेटिस्फाइड नहीं थी और वो देखने लगती है कि फर्स्ट पॉइंट पर कौन है। वो देखती है कि सबसे ऊपर तो स्पाइक ही था। इसके बाद स्पाइक शिप के सबसे भीड़ वाले हिस्से में चला जाता है और वहाँ पर वो बाइसेक्सुअल वाइफ और फ्यूचर इश्यूज पे जोक क्रैक करने लगता है, लेकिन इसके कारण कुछ लोग अफेंड हो जाते हैं और उसके पॉइंट्स निगेटिव में जाने लगते हैं। वही दूसरी तरफ राव एक रास्ता ढूंढने की कोशिश करती है क्योंकि अब तक उसकी रेटिंग बहुत ही कम हो चुकी थी। अब वो अपने भाई और बहन को सबसे बेहतर होने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करती है। वो सॉकर खेल रहे लोगों को भी बहुत चेयर अप करने की कोशिश करती है और कॉम्प्लीमेंट भी देती है, लेकिन तभी वहाँ पे एक आदमी चोक करने लगता है। अब राव पर ना चाहते हुए भी लोगों का प्रेशर आने लगता है कि उसे उसकी मदद करनी चाहिए। अब राव काफी कंफ्यूज होती है, लेकिन वो उसकी मदद करने जाती है। इसी दरमियान उस आदमी की डेथ हो जाती है। दरअसल उस आदमी को हार्ट अटैक आया था। अब इसके कारण उसके पॉइंट्स भी घटने लगते हैं। तो यहाँ आयरिस के पास अपनी एक ट्रिक थी। वो कैमरा के सामने हमेशा स्माइल करती रहती थी। अब एआई डिटेक्ट ही नहीं कर पाता कि ये कुछ गलत कर रही है, इसीलिए उसे भी काफी अच्छे पॉइंट्स मिलते हैं। या क्लार्क को अब तक समझ नहीं आ रहा था कि वो पॉइंट क्यों लूज कर रहा था, लेकिन हम देखते हैं कि कैरेन अभी तक कॉस्ट्यूम पहने शिप में घूम रही थी। अब लोग उससे डर रहे थे और सबका दिन खराब जा रहा था और इसीलिए उसके पॉइंट्स घट रहे थे। दरअसल कैरेन क्लार्क पर गुस्सा थी। यहाँ शिप के सेंटर में जूड लोगों को अपने पॉइंट्स बढ़ाने का तरीका बता रहा था, क्योंकि आखिर ये उसी का एआई था। अब यहाँ पे क्लार्क ने जूड को अपने रैंकिंग चेक करने के लिए कहा था। तो यहाँ जूड देखता है कि क्लार्क अब उन लोगों में से है जो शिप के बैक हिस्से में जाएंगे जिन्हें मरना होगा। इस बात से वो काफी हैरान होता है। तो यहाँ पे मिया और डग आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी मिया का वाटर ब्रेक होता है और वो एक रेस्टरूम में चली जाती है। तभी वहाँ पे आयरिस और मैट आते हैं। आयरिस मिया को बेबी डिलीवर करने में हेल्प करती है। तो यहाँ पे हम क्लार्क को देखते हैं जो कैरेन को ढूंढता है और उसे रियलाइज होता है कि ये सब कैरेन ही कर रही है। अब ये सब कुछ जानने के बाद क्लर्क कैरेन को कहता है वो उस पे काफी गुस्सा था, लेकिन अब वो उससे माफी मांगता है कि मैंने आपको इतना बुरा फील करवाया। अब इसके माफी के कारण उसके पॉइंट बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो वही दूसरी जगह अब सबको एआई का चीट कोड पता चल गया था, इसीलिए सभी लोग एक दूसरे को मारते पीटते हैं, फिर लोगों से माफी मांगते हैं, जिससे सबके पॉइंट्स बढ़ने लगते हैं। लेकिन अब 2 ही मिनट रह गए थे और देखते ही देखते टाइम खत्म हो रहा था, जिसके बाद सभी पैसेंजर्स को 2 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। जिसके बाद 3000 पैसेंजर शिप में लग्जरी लाइफ जिएंगे और बाकी के सारे मारे जाएंगे। एलेना के पास बहुत ही कम पॉइंट थे, इसीलिए क्लार्क अपनी वॉच उसे दे देता है ताकि वो अच्छी लाइफ जी सके। वही बिली, चार्ल्स, स्पाइक और बाकी के इंजीनियर्स के भी काफी कम पॉइंट्स थे, जिन्होंने बेचारों ने अभी तक शिप चलाई थी। तो बिली भी पीछे ही रहती है और जूड भी। सिर्फ मैट और राव, जिसने जो आदमी मारा गया उसके वाइफ से माफी मांगी थी, इसीलिए उसके पॉइंट्स बढ़ गए थे। वही आयरिस, जिसने बेबी डिलीवर करने में हेल्प की थी, इनके पॉइंट्स सबसे ज्यादा थे। अब डोर्स बंद होने लगते हैं और दोनों शिप में पार्टीशन होने लगता है। जूड सबको पॉइंट सिस्टम की सच्चाई बता देता है कि अब सभी लोग मारे जाएंगे, जिसके कारण उसके साथ सभी लोग सेफ साइड वाली जगह पर भागकर पहुंच जाते हैं, जिसके कारण अब हीट मैप में थोड़ा चेंज होने लगता है और मिसाइल अब फ्रंट साइड के वेल्स हिस्सों को हिट कर सकती थी, जिसमें सब कुछ सेफ था। अब सभी परेशान थे कि अब क्या होगा, लेकिन अब दोनों शिप अलग होने वाली थी। जूड वाली फ्रंट साइड शिप को सरवाइव करना होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो दोनों तरफ के लोग मारे जाएंगे, क्योंकि सारा फूड सप्लाई और बहुत सारे जरूरी सामान उसमें ही थी। वही बिली और क्लार्क बहुत ही परेशान थे। तभी यहाँ पे स्पाइक आता है और बताता है कि उसने कुछ देर पहले अपना मेडिकल टेस्ट किया था, जिसमें उसे पता चला है कि उसका हार्ट फेल होने वाला है। उसके पास सिर्फ 3 हफ्ते बचे हैं और वो एस्केप पॉड यूज करके मिसाइल से टकरा कर उसे डिस्ट्रॉय करना चाहता है ताकि सभी की लाइफ बच सके। अब ये सुनकर सब लोग शॉक हो जाते हैं और स्पाइक के लिए काफी बुरा लगने लगता है। अब दोनों शिप के बीच में कम्युनिकेशन को फिर से सेट किया जाता है और रायन जूड से निगोशिएट करना चाहता था कि दोनों शिप मिलकर काम करे और मिसाइल से सक्सेसफुली एस्केप करे, लेकिन जूड ऐसा कुछ भी नहीं करता, क्योंकि वो अपने शिप का कंट्रोलर है और उसके पास अब पावर है जिसे वो खोना नहीं चाहता था। लेकिन यहाँ पे क्लार्क के मस्टर्ड और टॉयलेट पेपर ऑफर करने पर जूड निगोशिएट करने के लिए रेडी हो जाता है। क्लार्क एलेना से कांटेक्ट करता है और एलेना कहती है कि वो चार्ल्स और उसे दोनों से ही शादी करना चाहती है मरने से पहले।
पहले, जिसके बाद एक वर्चुअल वेडिंग करवा दी जाती है और जिसके बाद स्पाइक अपने मिशन के लिए निकलने लगता है। तो यहाँ शिप में शादी शुरू होती है। चार्ल्स, क्लार्क और एलेना एक दूसरे के वाउस लेते हैं। अब इसी दरम्यान राव शिप को बंद करने के लिए कहती है ताकि वो कम से कम हीट सिग्नल्स जनरेट करे, जिसका मतलब था कि एलेना इस शादी का पार्ट नहीं रही, जिसमें चार्ल्स और क्लार्क इन दोनों की ही शादी हो जाती है। अब ये देखकर क्लार्क इन सब पे काफी गुस्सा हो जाता है, लेकिन इन सब से बाद में डील करने को कहता है। अब क्लार्क स्पाइक से कांटेक्ट करता है क्योंकि जाने से पहले वो उससे बात करना चाहता था। तो यहाँ पे स्पाइक को हम देखते हैं जो गलती से एस्केप पोड का मेडिकल फंक्शन ऑन कर देता है और उसका फुल चेकअप होता है, जिसमें उसे पता चलता है कि पहले वाले एआई सिस्टम ने उसे मिसडायग्नोज किया था, वो बिल्कुल भी ठीक है और मरने वाला नहीं है। अब ये देखने के बाद वो खुद का सैक्रिफाइस नहीं करना चाहता था, इसीलिए स्पाइक अब अपने एस्केप पोड को मिसाइल से अलग लेकर जाता है ताकि खुद न मरे। तभी मिसाइल में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है और दोनों शिप के गैप में से वो चली जाती है और उसी लिथियम मेट्रॉइड से जाकर टकराती है जो इन्होंने अर्थ के लोगों के लिए यूज करने का सोचा था, और वो मेट्रॉइड डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब सब कुछ शांत हो जाने के बाद बिली एक एडिटेड वीडियो बनाती है और अर्थ पे भेजती है, जिसमें वो दिखाती है कि उन्होंने खुद मिसाइल से बचने के साथ साथ लिथियम भी हासिल कर लिया है। हालांकि असलियत में उनके पास बहुत ही कम लिथियम बचा था जो सिर्फ 3 रेगुलर बैटरीज बना सकता है। लेकिन यह मैसेज देखने के बाद अर्थ पे उन्हें रेस्क्यू करने का प्लान किया जाता है और ये एपिसोड और सीरीज यही खत्म होती है। इसके आगे भी सीजन्स आने वाले थे लेकिन ये कैंसिल हो गई। इसका नाम है एवेन्यू 5। आपको कैसी लगी जरूर बताना। मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय।